Hello students, good morning to all. Come to the page number 10 of history. So today's topic is France becomes a constitutional monarchy. Okay, in the previous videos students we covered and we discussed topics France society and France society and आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन. ठीक है, उस रिवॉल्यूशन का क्या आउटब्रेक आया. ओके, सो इन दिस वीडियो वी स्टार्ट फ्रॉम फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची. स्टूडेंट्स, मोनार्ची टू टाइप से होती है. एक मोनार्ची होती है, मैंने आप लोगों को बताया था कि किंग्स रूल, जहाँ पे पूरा का जहाँ पे किंग होता है और उसके ही पावर्स चलते हैं, उसी का रूल चलता है, दैट इज मोनार्ची. वो कंट्री मोनार्ची कहलाती है. एंड एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची क्या होती है, जहाँ पे किंग तो होता है बट सारे पावर्स अकेले उसके हाथ में नहीं होते, वहाँ पे एक अपना उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है. सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि फाइनली लुइस जो फ्रांस का किंग था उसने एक्सेप्ट कर लिया था नेशनल असेंबली का प्रपोजल कि हाँ, हम अब आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन देंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी पावर्स मिलेंगी. ओके, सो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि कैसे अब फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची हो गया. कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची क्यों? क्योंकि वहाँ पे किंग भी था और कॉन्स्टिट्यूशन भी था. ठीक है, सो द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट. अब मैंने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने ड्राफ्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, अब उनका जो वो ड्राफ्ट है वो फाइनली कंप्लीट कब हुआ? वो कंप्लीट हुआ 1791 में. 1789 से स्टार्ट हुआ था बनना और 1791 में वो कंप्लीट हो गया. ठीक है, जिसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या था? लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्च, मतलब किंग के हाथों में सिर्फ लिमिटेड पावर्स का रखना. हम पूरे पावर्स किंग से नहीं हटा सकते क्योंकि फिर वहाँ से मोनार्च पूरा ख़त्म हो जाएगा, वो पूरी डेमोक्रेटिक कंट्री कहला जाएगी. बट क्योंकि वहाँ पे अब किंग भी है तो हम पूरी तरह से उसकी पावर्स नहीं छीन सकते. उसके लिमिट करने के लिए हमें वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची चलानी पड़ेगी. ठीक है, अब वहाँ पे क्या होना लगा कि एक ही के हाथ में सारी पावर्स होने के ना हो के जब उनकी पावर्स को सेपरेट कर दिया जाएगा डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये तीन ऑर्गन्स हैं, ये तीन पार्ट्स हैं जहाँ पे अब उनकी पावर्स को डिवाइड कर दिया गया. ठीक है, दिस मेड फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची. और इसने ये जो तीन ऑर्गन्स थे और जो तीन इंस्टीट्यूट थे जिनको असाइन किया गया, सेपरेट किया गया, डिवीजन किया गया, इन्होंने क्या कर दिया गया? इन्होंने फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का फॉर्म कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, यहाँ पे लेजिस्लेचर है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे जुडिशरी है. लेजिस्लेचर में नेशनल असेंबली और इलेक्टर्स होंगे. ठीक है, एग्जीक्यूटिव में किंग, मिनिस्टर्स और जुडिशरी में जो इलेक्टर्स हैं जो वोट कर रहे हैं वो आएंगे. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद अब क्या हुआ? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make laws in the National Assembly which was indirectly elected. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया कि जो भी पावर्स होंगी वो सिर्फ किसके हाथों में होंगी? इनडायरेक्टली इलेक्शंस होंगे. ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्शंस मतलब क्या, या इनडायरेक्टली इलेक्टेड क्या? देखो, दो सारे सिटीजन्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था, दैट इज एक एक्टिव सिटीजन्स और एक दूसरा पैसिव सिटीजन्स. एक्टिव सिटीजन्स के अंदर कौन लोग आ रहे थे? सारे मेन आ रहे थे जो वोट कर सकते हैं. और पैसिव में कैसे आ रहे थे? जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, दैट मीन्स ऐसे मैन जिनके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सारे वुमेन, सारे बच्चे और बिलो 25. मतलब देखो, अभी तक वहाँ पे इक्वालिटी नहीं मिली, दैट इज अभी भी मैन और वुमेन को अलग रखा गया. ओके, तो पैसिव में कौन आ रहे थे? जिनके पास वोट करने का राइट नहीं था, दैट इज वुमेन, चिल्ड्रन और मैन भी. बट ऐसे मैन जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है. और एक्टिव सिटीजन्स में कौन आ रहे थे? जिनके पास खुद की ज़मीनें हैं और मेन. ओके, सो
This is a citizen voted to for a group of electors who is turn choose the assembly। और ये जो एक्टिव सिटीजन्स थे ये सारे इलेक्ट कर सकते थे, इलेक्शन कर सकते थे और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते थे। लेकिन सारे सिटीजन्स नहीं को वोट करने का राइट नहीं मिला था। ओनली 25 ईयर्स से ऊपर वाले लोग और जो लोग पे कर सकते हैं 3 दिन का लेबर वेजेस के जितना, 3 दिन के लेबर वेजेस के जितना टैक्स पे करेंगे, सिर्फ वही लोगों को कंसिडर कर रहे थे एक्टिव सिटीजन्स में और वोट करने के लिए। ठीक है, बाकी के जो मैन और वुमेन थे उनको पैसिव सिटीजन्स कहा गया और उन लोगों को तो क्वालिफाई ही नहीं किया गया इलेक्टर की तरह, या फिर उनको तो मेंबर ही नहीं बनाया गया असेंबली का। और उन मैन्स को जो कि टैक्स पे नहीं करते थे और जो जिनके पास खुद की ज़मीनें नहीं थी उनको भी पैसिव में रखा गया। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विथ अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ठीक है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या स्टार्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टार्ट कर दिया डिक्लेरेशन मैन के राइट्स और सिटीजन्स के राइट्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो सबसे पहला पेज था कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे कुछ राइट्स लिखे हुए थे। ये फ्रांच के हैं स्टूडेंट्स, मिक्स मत कर देना। ठीक है, और वहाँ पे जो सबसे पहला राइट था दैट इज़ राइट टू लाइफ का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम अपने आप को फ्रीली होके अपनी वॉइस को रेज कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का, आप अपने ओपिनियंस खुद से बना सकते हो और अपने ओपिनियंस को सामने रख सकते हो असेंबली में। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, लॉ के पहले इक्वालिटी मिलेगी, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टैब्लिश की गई और ह्यूमन बीइंग को क्या बनाया गया कि कोई भी बर्थ से ही किसी कास्ट को बिलोंग नहीं करेगा, मतलब प्रिविलेज सिस्टम हटा दिया गया कि कोई पैदाइशी होके ही उसके ऊपर प्रिविलेजेस का ठप्पा नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, और इट वॉज ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट्स। और ये सारे स्टेट की ड्यूटी होगी कि हम क्या करें, हम प्रोटेक्ट करें हमारे सिटीजन्स की राइट्स को। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आप लोगों को समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ था, तो ये आप सारे राइट्स आपको पता होने चाहिए। ओके, सो टर्न द पेज। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पेज नंबर 12 और 13 में कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स दिए गए हैं जिन्हें हमें रीच करना है। ठीक है, आप ये वाला सिंबल देख सकते हो, ये क्या है, ब्रोकन चेन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है या फिर एमसीक्यू में बन सकता है कि ब्रोकन चेन क्या है। चेन्स वर यूज टू फेटर स्लेव, अ ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। दैट मीन्स ब्रोकन चेन्स मतलब अब आप लोग फ्री हो। ठीक है, द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस, ये एक रॉड है जिसमें ये दिखाया गया है कि वन रॉड कैन बी इजली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल, स्ट्रेंथ लाई इन यूनिटी। सेकेंड में आपको क्या बताया गया है कि यहाँ पे बहुत सारे रॉड्स का ग्रुप है। दैट मीन्स यहाँ पे ये दिखाया गया है कि एक रॉड को तो हम तोड़ सकते हैं बट पूरा बंडल ऑफ रॉड्स को हम नहीं तोड़ सकते। दैट मीन्स अगर आप एक यूनिट में आके काम करते हो, एक यूनिटी बनाते हो, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो डबल हो जाती है। आफ्टर दैट है द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। ठीक है, द all seeing eye stand for knowledge, the rays of the sun will drive away the clouds of ignorance। that means अगर आपकी knowledge है, आप educated हो, तो that means जिस तरह से sun की जो rays हैं वो clouds को ignore कर लेती हैं, उसी तरह से आपकी जो knowledge है वो सारी problems को दूर कर सकता है। after that स्किपिटर, दैट इज सिंबल ऑफ अ रॉयल पावर, ये एक रॉयल पावर का सिंबल है। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्नेक क्या है, अपनी टेल को ही बाइट कर रहा है एक रिंग को फॉर्म करने के लिए। ये है सिंबल ऑफ अर्टनिटी का। अ रिंग हैज नाइदर
कम बिगनिंग और नॉट एंड। ये एक सिंबल है इटर्निटी का। दैट मीन्स जिस तरह से एक रिंग का ना ही कोई बिगनिंग होता है ना ही एंड, उसी तरह से आपको अपने राइट्स के लिए तब तक लड़ना चाहिए जब तक वो आपको फुलफिल ना हो जाए, ठीक है। फिर है ये रैड पेरेगिन कैप वॉर बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। एक ऐसी कैप जो एक स्लेव, यानी स्लेव किसे बोलते हैं, एक फाइटर पहनता है अपने आप को फ्री करने के लिए। आफ्टर है ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस के नेशनल कलर्स हैं, ओके। आफ्टर दैट द विंड वुमन यानी पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, यानी आप अपने लॉ के अकॉर्डिंग चलोगे, आपका खुद का रूल होगा, ना ही आप किसी के अंडर नहीं होंगे, ठीक है। आपको अपनी ड्यूटीज और अपने राइट्स दोनों को लेके चलना है। द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। अब यहाँ पे लॉ टेबल में क्या दिखाया जा रहा है कि जो लॉ होगा वो सबके लिए सेम होगा और आप उस लॉ के लिए इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये जो सिंबल्स थे ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। तो आप ये अच्छे से रीड कर लेना, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।